सबसे पहले तो अमिता जी आपका हमारे कार्यक्रम में बहुत-बहुत स्वागत है धन्यवाद। और आपसे मुलाकात का जो अवसर है वो हमें आपकी किताब के करीब ले आया है जिसका नाम आपने रखा है थैंक यू यारा। ये बताएँ कि इस किताब को रचने के पीछे मंशा क्या रही? क्या भाव रहे आपके? सबसे पहले तो संजय जी आपको भी थैंक यू ही कहूँगी कि मेरी किताब के बहाने ही सही आपसे बातचीत का एक मौका मिल रहा है इस कार्यक्रम के माध्यम से। रचने का जहाँ तक सवाल है तो ऐसा बहुत प्लान्ड वे में कुछ भी नहीं रहा था। हमारे आस-पास की चीज़ें अक्सर हमको प्रभावित भी करती हैं, बहुत बार आंदोलित भी कर देती हैं, आवेश भी होते हैं। कुछ बहुत सकारात्मक ऊर्जाएँ भी हम महसूस करते हैं। बस यूँ समझ लीजिए कि जो कुछ भी पिछले कुछ सालों में महसूस किया, उन्हें शब्दों में ढाल दिया है। तो ऐसा बहुत सोचा नहीं था पर हाँ, शायद कहीं मन में एक ये बात थी कि कुछ किया जा सकता है, कुछ और करना चाहिए। बस इस भावना के तहत ये एक प्रक्रिया शुरू हो गई और अच्छा लग रहा है कि इस प्रक्रिया को आप पहचान दे रहे हैं। बहुत-बहुत बधाई हम आपको दे रहे हैं और बधाई इसलिए भी दे रहे हैं कि आपको इसकी कृति के लिए पांडुलिपि के लिए साहित्य अकादमी सम्मान भी मिला है। जी, उसे सम्मान की जगह अनुदान कहें तो मुझे लगता है शायद ज़्यादा बेहतर शब्द होगा। हाँ। ये मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी का हर वर्ष का एक अकादमी की तरफ से एक योजना होती है, जिसके तहत वो नव लेखन के लिए मतलब जिनका पहली अभी तक कुछ नहीं छपा जी, है और जी, जी, पहली जी। पुस्तक छपवाना चाहते हैं, तो प्रोत्साहन होता है, उसमें थोड़ा-सा अनुदान होता है कि यदि आप नहीं कर पाते हैं, तो इस बहाने आप अपनी चीज़ को दे सकते हैं, लोगों के सामने ला सकते हैं क्योंकि पुस्तक प्रकाशन के लिए भी मुद्रा की ज़रूरत होती है जी, जी, और जी। आयोग वो भी एक सहायता प्रदान करता है और इस बहाने यूँ समझ लीजिए कि लोगों को एक रास्ता दिख जाता है, एक प्लेटफ़ॉर्म मिल जाता है जहाँ से वो थोड़ा-सा आगे बढ़ सकते हैं। बहुत अच्छी पहल है ये साहित्य अकादमी की और बहुत सारे नवोदित प्रतिभाओं को आगे ले जाने के लिए महत्वपूर्ण कड़ी सिद्ध होती है ये। अमिता जी ये जो थैंक यू यारा है अगर सोचें तो बहुत सारी ऐसे वक्तव्यों को आपने उसमें शामिल किया होगा कहानी के रूप में जो आस-पास आपके घटित हुए हैं और जो कई बार मन में होता है कि हम इन्हें कब धन्यवाद दे दें। तो क्या आपने उसको कहानी की शक्ल में ढाला है? यदि शीर्षक कहानी की बात की जाए, तो उस रूप में नहीं है, ये धन्यवाद खुद को ही दिया गया है। यदि इसे मोटे तौर पे कहें तो या यूँ कह लीजिए कि वो हर एक उस व्यक्ति के लिए धन्यवाद है, जो अपने मन की ऊर्जा को या मन की भावना को थोड़ा-सा ट्रांसफ़ॉर्म कर पाता है। बहुत बार ये होता है कि हर एक भावना उस मूर्त रूप में नहीं आ पाती जो अपेक्षित होती है। जी। और कई बार उससे निराशा होती है, नकारात्मकता पैदा होती है या कहीं न कहीं कुछ निराशा सी स्थितियाँ आती हैं। तो ये जो शीर्षक कहानी है ये इसमें कोई किरदार नहीं है बल्कि मन ही अपने आप में एक किरदार है, जो किसी एक बात को महसूस करता है, उस बात को लेके आगे चलता है और उसके बाद वो उस भावना के साथ उसका रूपांतरण कर लेता है और वो अपने आप को फिर बहुत प्रफुल्लित, बहुत बेहतर और बहुत अच्छा महसूस करता है। हुँ। और बाकी जो कहानियाँ हैं वो भी लगभग सभी उस एक छोटे से मन को लेकर लिखी गई हैं जो हम सब में होता है। वो चाहे छोटा बच्चा हो या कोई बुज़ुर्ग हो, हम आप हों या मतलब किसी भी वर्ग का, किसी भी उम्र का वो हो सकता है। और सबका मन उसी हिसाब से काम करता है, जैसा बाकी लोगों जी, का करता जी। है, प्रभावित भी उसी ढंग से होता है। हुँ। तो हमारी बात, हमारे विचार, हमारा व्यवहार, बल्कि यहाँ तक कि हमारा जो व्यक्तित्व होता है, वो भी दर्पण होता है या आईना होता है हमारे मन का, बहुत हद तक। और उसी दर्पण के साथ कह लीजिए या मन की उन्हीं भावनाओं में कुछ और विचारों के साथ ये कहानियाँ बुनी गई हैं, जिसमें आपको बहुत छोटे बच्चे भी मिलेंगे, बढ़ती उम्र के बच्चे भी मिलेंगे और शायद समाज का हर एक वर्ग मिल जाए। हालाँकि पहला प्रयास है तो जो कहानी के पैरामीटर्स होते हैं, उसका अपना जो व्याकरण या पैमाना होता है, उसमें कहाँ तक खरा उतर पाएगा ये संग्रह, ये तो बड़े जी, जी। सीनियर्स या बड़े कहानीकार ही जान सकेंगे लेकिन या आप ये जैसे ये पाठक। बात भी बिल्कुल सही है कि जब हमारी कोई भी कृति पहली बार प्रकाशित होती है, हाँ। तो मन अलग से एक आनंदित होता है, उत्साह से भर जाता है। तो आपके मन में भी कुछ इस प्रकार का भाव पैदा हुआ? खुशी शब्द को कहेंगे तो निश्चित रूप से कोई भी पहली चीज़ होती है तो होती ही है। लेकिन उससे कहीं ज़्यादा थोड़ी-सी ऊर्जा महसूस कर रहे हैं कि नहीं हम यदि चाहें तो अपनी चीज़ों को, अपने काम को एक रूप दे सकते हैं। और यदि मन में कोई ऐसी बात है तो हमें
ये काम कर लेना चाहिए। ये ज़्यादा बेहतर लगता है कहना। बिल्कुल। अच्छा तकरीबन कितनी कहानियाँ हैं इसमें? और इन कहानियों को पाठक जब पढ़ेंगे, तो जैसा कि आपने कहा कि मन की बहुत सारे उद्गार, मन के बहुत सारे जो हलचलें हैं या जो मन में विचार आ रहे हैं, उनको आपने बयाँ किया है। हुँ, हुँ। किस प्रकार के भाव हमारे पाठकों के मन में भी आ सकते हैं उसको पढ़ के? इसमें लगभग 10 कहानियाँ हैं और ये दसों कहानियाँ कुछ अलग-अलग भाव को लेकर लिखी गई हैं। पाठक के मन में क्या विचार आएँगे ये तो मैं अपेक्षा करूँगी बल्कि आग्रह करूँगी कि स्वयं पाठक पढ़कर बताएँ क्योंकि इस समय ये मेरे लिए अब परीक्षा की घड़ी है कि एक चीज़ सामने है और मुझे सुधीप पाठक ये बताएँ कि मैं कहाँ तक उस कसौटी पर खरी उतर पाई हूँ। पर जहाँ तक पढ़कर मन में भाव आने की बात है तो ये कह सकते हैं अपन कि उन्हें ऐसा लगेगा कि उनके घर, उनके परिवार, उनके आस-पास के लोगों की ही बातें हैं ये, जो अमूमन हमारे आस-पास लगातार चलती रहती हैं। लेकिन इतनी सारी चीज़ों के वो साथ चलती हैं कि बहुत बार उस ओर ध्यान नहीं जाता है या उसको उतनी तवज्जो नहीं दी जाती है। दूसरी बात ये है कि यदि सामाजिक तौर पे या राजनैतिक तौर पे या किसी व्यापक कैनवास पर अपन देखते हैं, तो बहुत बड़ी-बड़ी समस्याएँ, बहुत बड़े-बड़े मुद्दे, बहुत बड़े-बड़े विषय इस समय चल रहे हैं। उन सब के बीच में एक बहुत छोटे से मन की बात है, तो मन की बात मन तक पहुँचे और मन से मेरे पाठक इसको बता पाएँ, मेरा आग्रह यही रहेगा। अमिता जी आप की आवाज़ के ज़रिए आपने सभी जगह अपनी एक विशेष पहचान बनाई है। तो लिखने की ये प्रवृत्ति कैसे आपके साथ जुड़ गई और किस प्रकार से आप या किसी की प्रेरणा के माध्यम से आपने लेखन के कार्य को भी शुरू किया? मुझे लगता है कि लिखने की प्रवृत्ति तो शायद हम सब में होती है थोड़ी बहुत। वो लेखन किस रूप में कर रहे हैं ये नहीं पता लेकिन यदि बहुत शुरुआत से कहें तो बहुत बचपन यदि याद करती हूँ, तो मेरे घर में बहुत सारी मैगज़ीन्स किताबें हमेशा आया करती थीं। मेरे फ़ादर का एस्ट्रोलॉजी में बहुत दखल था, तो वो लगातार मुझे पढ़ते हुए ही दिखाई दिए हैं। जब भी मैंने देखा है उनके हाथ में किताबें होती थीं या वो कुछ लिखते रहते थे। तो ये कह सकते हैं कि शायद ये बीज वहाँ से आया। फिर आपने जैसा कहा कि आवाज़ के ज़रिए जुड़े हुए हैं हम अपने श्रोताओं से, तो आवाज़ के साथ-साथ कुछ भी जब उन्हें कहा जाता है, बताया जाता है या कोई भी विशेष कार्यक्रम होता है, तो उसकी तैयारी हम स्वयं ही करते हैं। शायद वो जो एक बीज था वो थोड़ा और परिष्कृत हुआ और स्वतः ये वाली चीज़ आ गई लेकिन ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि मेरे कई सारे मित्रों ने, बल्कि कॉलेज के समय में मेरे कई टीचर्स ने, अध्यापकों ने इस बात की तरफ धकेलने की कोशिश की कि मैं कुछ लिखूँ जो मैं कभी नहीं कर पाई। बहुत सारे ऐसे साथी रहे जो इस बात पर नाराज़ हुए, कुछ 1-2 तो अब साथ ही नहीं हैं हमारे। लेकिन जब मैंने ये लिखा या यूँ कहिए कि ये लिखा हुआ तो बहुत पुराना है, इस रूप में अभी आ पाया है। तो मैंने उन सबको भी याद किया कि ये एक शायद यही वक़्त था इसके आने का, बाकी समय वो पक रही थी बात मन के भीतर। लेकिन इस रूप में इस किताब के आने में एक विशेष नाम ज़रूर मैं लूँगी, जो मेरी मित्र हैं, लेकिन उम्र में काफ़ी बड़ी हैं मुझसे और बहुत स्नेह रखती हैं। तो ये जो एक धक्का है या जो प्रेरणा कहें, ये उनकी है और वो हैं अनीता सक्सेना जी। तो उनका बहुत ज़्यादा था और पिछले 2-3 सालों से वो लगी हुई थीं और इसकी शुरुआत भी उन्होंने ही की। और मध्य प्रदेश लेखिका संघ से भी अनीता सक्सेना जी जुड़ी हुई हैं। लगातार उनको दूसरों को प्रोत्साहन करना बहुत अच्छे से आता है और मेरे ख्याल से यही आपको प्रेरित भी कर गया। ये बात बिल्कुल सही है और वो मुझे लगता है शायद 2 टर्म उसकी लेखिका संघ की अध्यक्ष भी रहीं और सिर्फ़ लेखिका संघ ही नहीं उनके कई सारे कार्यक्रम चलते रहते हैं जिसमें समाज सेवा भी शामिल है। वो बहुत अच्छी प्लेयर हैं चेस और कैरम की। वो बहुत अच्छी पेंटर हैं, अपने ज़माने में फ़ाइन आर्ट की में मास्टर्स रहा है उनका और आज तक वो लगातार अपने जो पेंटिंग वाला स्केचिंग वाला जो काम है वो आज तक कर रही हैं। तो काफ़ी प्रतिभावान तो हैं ही, साथ में लगातार एक्टिव रही हैं। तो हमें लगता है हमारे आस-पास ऐसे सकारात्मक ऊर्जा से भरे हुए लोग रहें तो शायद ज़्यादा सहज लगता है ये सब होना, ऐसा लगता नहीं है कि करवाया जा रहा है या करना पड़ रहा है, वो स्वतः हो जाता है। तो ये जो आपकी थैंक यू यारा किताब जी। है, वो हमारे पाठकों तक कैसे पहुँच सकती है और वो किस प्रकार से इसे पढ़ सकते हैं?
किताब वैसे तो अमेज़न पर उपलब्ध है, फ्लिपकार्ट पर भी है, जो आजकल एक बहुत शायद सहज साधन हो गया है, अमूमन लोगों के लिए। मेरे लिए आज भी किताब मतलब किताब की दुकान पे जाना ज़रूरी होता है। और चूँकि आजकल किताबें प्रकाशक के नाम से मिलती हैं, तो ये यहाँ पे दर्ज करना चाहूँगी कि शिवना प्रकाशन से प्रकाशित हुई है और नाम जो बहुत ख्यात लेखक हैं, उनका तो लोगों को पता होता है, तो मेरी किताब तो शायद इसी नाम से बिकेगी, यदि लोग खरीदना चाहें तो। बाकी जो मेरे अपने लोग हैं, जो मेरे से जुड़े हुए हैं, जो सीधे संपर्क में हैं, उन तक किताब मैं पहुँचाऊँ, ये मुझे अच्छा लगेगा। तो ये तो आपकी थैंक यू यारा किताब की बात हो गई है, लेकिन अब बहुत सारे अब वो विचार मन में आने लगते हैं कि अगला पड़ाव क्या होगा? तो कुछ ऐसा भी आपने सोच रखा है इस किताब के बाद अब क्या तैयारी है? तैयारी जैसी चीज़ तो नहीं कहना चाहूँगी या यूँ कह लीजिए कि ये किताब शायद पहले आ गई। दरअसल मेरा जन्म भोपाल में ही हुआ है और हम लोग यहाँ सेकंड स्टॉप पर 89/16 में रहा करते थे, जो आजकल नेस्त-नाबूद होकर तुलसी टावर 2 बन गया है। तो उस जगह से जुड़ी हुई मेरी बहुत सारी यादें हैं, क्योंकि हम वहीं हुए, वहीं हमने चलना, पढ़ना, बढ़ना, लड़ना सब कुछ सीखा। तो वो हमें बहुत आकर्षित करता है और उस घर के कई सारी मतलब मेरा लगातार वहाँ संपर्क बना रहा जब तक वो खंडहर हाल में वो मोहल्ला था जीवित। उसकी बहुत सारी यादें हैं जो मैंने शब्दों में ढाली हैं, यूँ ही। उसके लिए कभी ऐसा सोचा नहीं था कि आगे उसका कुछ होगा, बस वो मेरे मन के विचार थे जिसमें मेरे अपने घर के लोगों के, आस-पास के लोगों के, उस समय की चीज़ें, वो सब स्वतः शामिल हो गई हैं। हालाँकि उसमें वो छोटी-छोटी चीज़ें भी शामिल हो गई हैं जो उस समय मोहल्ले में या वहाँ के लोकल मार्केट में या उस सब में हुआ करती थीं। तो मेरा मन उसके लिए ज़रूर था कि उसको एक रूप दे पाया जाए तो बहुत बेहतर होगा और अब जब ये किताब आई है, तो ये हिम्मत समझ में आ रही है कि ऐसा किया जा सकता है। तो संभावित है कि मैं उसको एक बेहतर रूप दे सकूँ जो वास्तव में मेरे दिल के नज़दीक है और जिसके लिए मैं चाहती हूँ और मैं चाहूँगी कि उस मोहल्ले से जुड़े हुए वो सारे लोग जो उस समय हमारे पड़ोसी थे, जिनके साथ हम लोग खेले या जो हमसे बड़े और छोटे थे, वो सब उस चीज़ में शामिल हो सकें। अमिता जी, लगातार हम तरक्की की तरफ तो बढ़ रहे हैं, ऐसे में लेकिन आजकल देखा जा रहा है कि पढ़ना-लिखना थोड़ा-सा कम होता जा रहा है, चाहे वो किताबें पढ़ना हो या फिर लिखना हो और आप तो लगातार ब्लॉग भी लिखती हैं और कहानी, कविताएँ लिखती हैं, साथ ही आप फ़ोटोग्राफ़ी से भी जुड़ी हुई हैं। उद्घोषणा के क्षेत्र में आपका एक अलग मक़ाम है। तो आज के जो हमारे साथी हैं, युवा पीढ़ी है वो कैसे अपने आप को इस रचनात्मक गतिविधियों में ढालें ताकि वो एक बेहतर कल की ओर बढ़ सके अपने काम के साथ-साथ। युवा पीढ़ी के लिए तो मैं ये कहूँगी कि अब उनको ही थोड़ी-सी कोशिश करनी पड़ेगी, लेकिन मुझे हमेशा लगता है कि ये चीज़ घर से शुरू होती है। इसमें ज़िम्मेदारी बच्चों से ज़्यादा या युवाओं से ज़्यादा माता-पिता की होती है। यदि हमारे घर में वो माहौल होता है, वो चीज़ें उपलब्ध होती हैं, तो जाने-अनजाने बच्चे उनसे जुड़ते ही हैं। घर की जितनी भी चीज़ें होती हैं, बच्चों के संपर्क में आती हैं। तो इसी तरह यदि किताबें, मैगज़ीन्स, न्यूज़पेपर्स हमारे घर में लगातार आते रहेंगे, तो बच्चे उससे जुड़ेंगे। और युवा पीढ़ी की यदि बात की जाए तो मुझे ऐसा लगता है व्यक्तिगत तौर पे कि हमारी युवा पीढ़ी बहुत स्मार्ट है और बहुत एनर्जेटिक है। शायद उनको वो बहुत अच्छे से चीज़ों को अभी चैनलाइज़ नहीं कर पाई है या यूँ कहिए कि उनका चैनलाइज़ करने का अपना एक अलग ढंग होता है। और न केवल वो आजकल पढ़ रहे हैं, बल्कि लिख भी बहुत अच्छा रहे हैं। यदि हम बहुत नए रचनाकारों को देखें तो बहुत कम उम्र के हैं और बहुत अच्छा लिख रहे हैं और सिर्फ़ साहित्य के क्षेत्र में नहीं, फ़िल्मों की तरफ भी देख लीजिए या कहीं भी और उसमें तो अच्छा लिखा जा रहा है। ये सही बात है कि पहले जैसे ज़्यादातर लोग लेखन स मतलब पढ़ने से जुड़े होते थे, शौक होता था, वो अब थोड़ा-सा कम दिखाई दे रहा है। लेकिन बीच में जो एक बहुत बड़ा वैक्यूम आ गया था जब किताबों से विमुख हो गए थे लोग, वो वापस एक शुरुआत हो चुकी है। तो हम उम्मीद करते हैं कि इस तरह की रचनाएँ रची जाएँ कि उसमें उनकी बातें हों, सहजता हो, उन्हें वो आकर्षित कर सकें और उससे भी बढ़कर हम उन तक पहुँचाएँ। कभी-कभी हम में और उनके बीच में इतना फ़ासला हो जाता है कि या तो हम उन्हें निर्देशित करते हैं या आदेशित करते हैं या उन्हें वो बड़ी चीज़ें कहते बताते हैं जो जिससे कभी-कभी वो थोड़े-से अनजाने में दूर होते चले जाते हैं मन से। तो यदि हम उनके दोस्त बन पाएँगे तो वो हमारी चीज़ों को समझ पाएँगे
और शायद ये चीज़ को भी बहुत आसानी से स्वीकार कर पाएँ वो। बहुत अच्छी बात आपने कही, बहुत अच्छा आपने मशवरा भी दिया है और अब चूँकि चलने का वक़्त हो गया है, लेकिन चूँकि हम बात कर रहे हैं थैंक यू यारा की, तो कोई एक ऐसा प्रसंग ज़रूर सुना दीजिए क्योंकि कहानियाँ हैं और जब कहानियाँ पढ़ेंगे पाठक तभी उसका आनंद मिलेगा उन्हें। आप हमारे कार्यक्रम के माध्यम से कुछ छोटा-सा प्रसंग क्या सुनाना चाहती हैं? मैं 2 छोटी-छोटी चीज़ें बताना चाहूँगी। एक बहुत छोटे बच्चों की इसमें कहानी है जो लगभग 5 से 7 साल के बीच के हैं और वो कहानी एक बहुत ही सही सच्ची घटना कह सकते हैं इसको उससे जुड़ी हुई है। वो दोनों बच्चे मेरे से बहुत ज़्यादा अटैच्ड थे लेकिन एक बहुत अंतर्मुखी थी और एक बहुत ज़्यादा चुलबुली और मस्तीखोर और इस तरह की जैसे बच्चे अमूमन हुआ करते हैं। तो एक को बहलाने के चक्कर में दूसरी अनजाने में कैसे निराश होती चली जाती है या आपसे दूर हो जाती है, ये उस मनोविज्ञान को लेकर कहानी है और उसे कहने की कोशिश की गई है। अब ये आप भी और बल्कि पाठक भी बताएँ कि क्या वो अपनी बात कह पा रही है? और ऐसी ही एक कॉलेज गोइंग गर्ल्स की कहानी है जो काफ़ी साल पुरानी है। जी। आप समझ लीजिए कि एक 20-22 साल का फ़ासला होगा उसमें। उस समय वैलेंटाइन डे को लेके एक बड़ा बूम हुआ करता था और शायद हर दूसरी लड़की उसके कुछ अलग ढंग के ख्वाब देखा करती थी। उसका भी एक कुछ अलग ट्रांसफ़ॉर्मेशन है जिसे हम कह सकते हैं, कुछ जी। दूसरे ढंग से रूपांतरण करने की कोशिश की गई है। तो उसमें भी जो युवा लड़कियाँ हैं, उनके मन में क्या भावनाएँ होती हैं, आस-पास जो चीज़ें चलती हैं, उसको लेके वो क्या महसूस करते हैं, कितना फ़र्क पड़ता है जो माहौल में चल रहा है उसका, कैसे वो अपने एक्चुअल उद्देश्यों को छोड़ के उस ओर अपनी पूरी ऊर्जा या पूरी चाहत लगा देती हैं। ये कुछ इस तरह की कहानी है। वाह! तो तो ये 2 जो प्रसंग आपने बताए उनसे इच्छा होने लगी कि जब तक पूरी कहानी कितनी जल्दी हम पढ़ लें। तो उससे पहले कि हम बातचीत को समाप्त करें, चलते-चलते आपका हमारे सुनने वालों से क्या कहना है? सुनने वालों से बस यही कहना है कि कार्यक्रम सुनते रहिए, क्योंकि जितने आप जुड़े हैं इस कार्यक्रम से उतनी ही मैं भी जुड़ी हूँ। जी। और चूँकि यहाँ बात किताब की हो रही है, तो ये कहना चाहूँगी कि किताब पढ़ें और सिर्फ़ किताब मतलब थैंक यू यारा ना पढ़ें, बल्कि अपने जीवन में, अपने दिनचर्या में पढ़ने की प्रवृत्ति को थोड़ा-थोड़ा शुरू करें। जो शौक हो, जो अच्छा लगे, जो पसंद है और आजकल बहुत सारे प्लेटफ़ॉर्म हमारे पास मौजूद हैं। हमारी पसंद की हर एक चीज़ अवेलेबल है। तो बजाए इसके कि हम दूसरों की चीज़ें देखें सिर्फ़, उसके बजाय हम खुद कुछ पढ़ने-लिखने की कोशिश करें, तो शायद हमारी समझ और हमारे विचार दोनों बेहतर रूप ले सकते हैं। एक बार फिर से हम थैंक यू यारा किताब के लिए आपको बहुत-बहुत शुभकामनाएँ और बधाई देते हैं और आशा करते हैं कि आपका लेखन का सिलसिला ऐसे ही चलता रहेगा और आने वाले समय में कुछ और पुस्तकें हमारे पाठकों के हाथ में होंगी। इतना समय आपने जो हमें दिया, हमारे कार्यक्रम में आप शामिल हुईं, बहुत-बहुत धन्यवाद आपका। बहुत धन्यवाद आपका और सभी सुनने वालों का। हम चाहेंगे कि ये शुभकामनाएँ मेरी अपनी कोशिश से सार्थक हो सकें और फिर आपसे एक बेहतर मुलाकात हो, कुछ नई किताब और कुछ नई बातों के साथ। धन्यवाद।